नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप डीएड, बीएड, बीटीसी, सीटेट, टेट या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो आज का मेरा टॉपिक होगा ये बीएड के सिलेबस के ऊपर है। बीएड का सिलेबस है भारतीय शिक्षा का इतिहास समसामयिक, जो आपका पेपर 2 है। इसमें टॉपिक है 2। इसी को हम लोग आज समझेंगे, क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान, इसको आप लोग पहले नाम देखिए क्या चीज़ है। शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक यानी क्या हुआ, संविधान से संबंधित है। जो ये चैप्टर होगा पूरा, ये हम लोगों को संविधान क्या हमें अधिकार देता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। ठीक है, भारत क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। इस राष्ट्र में अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, इसमें जो भारत देश है इसमें अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग समाज के लोग भी रहते हैं। ठीक है, इसी स्थिति को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान में विशेष शिक्षा संबंधी प्रावधान किया गया है। संविधान, ठीक है, तो संविधान 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लागू कर दिया गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा या याद भी होगा आप लोगों को, बहुत सारा ये अगर याद भी होगा, नहीं याद होगा तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। और एक चीज़ और बता दे रहे हैं, अगर आप बीएड कर रहे हो और कॉपी में अगर लिख रहे हैं तो ये 26 नवंबर 1949 को अंडरलाइन कर दीजिए। जो भी मेन पॉइंट आते हैं उसको अंडरलाइन कर दीजिए या ब्लैक पेन से लिख दीजिए। ठीक है, उसका अलग महत्व हो जाता है, एग्जामिनर का वहाँ ध्यान जाता है और नंबर आप अच्छा उठाते हैं। ठीक है, तो जो संविधान में था, इसमें संविधान में देखिए 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, शुरू में जब संविधान बना था तो इसमें अनुसूचियों की संख्या, अनुच्छेद की संख्या कितनी थी? 395 और 8 अनुसूचियां थी, जिसमें समय समय पर संशोधन किया गया। जैसे आप लोग जानते हैं कि संविधान में संशोधन कर करके अलग अलग जो भी बीच में संशोधन होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, तो वर्तमान में लगभग 450 अनुच्छेद और 22 भाग व 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो चूंकि शुरू में क्या था, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। अब क्या हो गया है, 450 अनुच्छेद हो गए हैं, 22 भाग हो गया है उसमें और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 में, यहाँ पर देखिए आप लोग थोड़ा सा, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। अगर मान लीजिए कि सी टेट में या कहीं बी टेट में या सुपर टेट में आ जाता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में किस अधिकार का चर्चा किया गया, किन के अधिकारों का चर्चा किया गया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आपको लास्ट तक काम देगा ये। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई। और मौलिक अधिकार हैं कितने, बता सकते हैं? कमेंट आप लोग करिएगा, कम से कम आप लोग ये मौलिक अधिकार कितने हैं आप इसमें कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। इसको हम छोड़ देते हैं। आइए इस अनुच्छेद में क्या है समझते हैं। ठीक है, तो कुछ अनुच्छेद हैं उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि जो अनुच्छेद, मान लीजिए कि यहाँ 450 अनुच्छेद हैं, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे, शिक्षा, जो संविधान में शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद हैं उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो मनुष्य पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है, इसमें क्या है, समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 से 22 तक, जो 19 से 22 अनुच्छेद है उसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 22 व 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यानी किसी का शोषण हो रहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 29 व 30
इसमें क्या है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है इसमें। अनुच्छेद 32, ठीक है, अनुच्छेद 32 में क्या है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब आते हैं शिक्षा के मौलिक अधिकार, ठीक है, ये हेडिंग है, आप लोग देख सकते हैं। शिक्षा के मौलिक अधिकार, जो शिक्षा मान लीजिए लागू हुआ है या शिक्षा जो भी है उसके कुछ मौलिक अधिकार हैं, तो वो मौलिक अधिकार क्या है इसके बारे में आप लोग अनुच्छेद 21 क, ठीक है, अनुच्छेद 21 क में कुछ शिक्षा के मौलिक अधिकार थे, वो क्या थे इसके बारे में आइए हम लोग देख लेते हैं। राज्य के 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी प्रकार के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने को बाध्य होगा। यानी इसमें यह है कि जो शिक्षा का अधिकार था उसमें 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने का अपना वादा किया गया था, ठीक है, वादा किया गया है, बाध्य होगा। इसके लिए उचित कानून बनाया जाएगा, ठीक है, इसके लिए उचित कानून बनाया जाएगा। 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य ने निर्णय दिया कि संविधान के खंड 4 का अनुच्छेद 45 को खंड 3 के अनुच्छेद 21 के साथ मिलाकर पढ़ाना चाहिए। यानी इसमें देखिए एक कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में 1993, ठीक है, 1993 में सर्वोच्च न्यायालय में उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में निर्णय दिया कि संविधान के खंड 4 का अनुच्छेद 45, ठीक है, खंड 4 का अनुच्छेद 45 को खंड 3 यानी खंड 4 के 45 और खंड 3 के अनुच्छेद 21 को एक साथ मिलाकर पढ़ाना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बनाने हेतु मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। यानी 2002 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने हेतु मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। यह संविधान सत्ता का मूल स्रोत देश के कानून के लिए तथा राष्ट्र के प्रशासन के लिए है, इसलिए प्रत्येक के लिए इसको समझाना तथा इसकी ओर बिना किसी आनाकानी के असीमित वफादार की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देश को एक प्रभुसत्ता संपन्न गणतंत्र घोषित किया गया है। इसीलिए हम सब पर यह लाजमी है कि हम संविधान की सब धाराओं का पालन करें। यानी इसमें यह दिया गया है कि जितने भी मौलिक अधिकार हैं या संविधान के जितने भी धारा हैं उसका हम पालन करें, वफादार रहें और पालन करें, जिससे कि हमारे देश का संपूर्ण विकास हो सके एवं शिक्षा का विकास हो सके, ठीक है। तो इस अध्ययन में हम अपने संविधान की प्रमुख धाराओं का वर्णन कर रहे हैं एवं उनके शैलियों पर प्रकाश डालते हैं। आइए हम देखेंगे संविधान की प्रस्तावना को, ठीक है। अब मान लीजिए कि संविधान का जो भी अधिकार था उसको हम प्रेम से माने, उसके प्रति हम वफादार रहे हैं। उसका संविधान का क्या प्रस्तावना था? संविधान का प्रस्तावना आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। संविधान का प्रस्तावना ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। ये संविधान के मायने में संविधान का ये कहें तो ये हार्ट है, दिल है, ठीक है, आत्मा है। प्रस्तावना जो है, जो संविधान का प्रस्तावना है, ये क्या है? संविधान की आत्मा है। तो इसमें क्या क्या चीज है एक छोटे रूप में वर्णित किया गया है, इसको हम लोग छोटे से इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। संविधान की प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? उद्देशिका। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि कहीं पूछ दे कि उद्देशिका किसे कहते हैं या प्रस्तावना, तो ये उद्देशिका संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। तो आइए देख लेते हैं इसको। भारतीय संविधान में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये जो पॉइंट है छोटा छोटा है लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये फैक्ट है। ये उद्देश्य जो संविधान की प्रस्तावना का उद्देशिका है उसमें ये लिखा हुआ है। तो इसको आप लोग एक बार से दो बार, इस संविधान की प्रस्तावना को तो 1 से 2 बार देखिएगा ही, जरूर देखिएगा या लिख लीजिएगा। तो आइए देखें। पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक,
गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये उद्देशिका था, ठीक है। तो इसको आप लोग 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब यहाँ देख लीजिए, जो हम बता रहे थे ना, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो कैसे आत्मा है? चूंकि भारतीय संविधान के बारे में जो भी चीज़ है एक संक्षेप में, जैसे मान लीजिए कि 300 कुछ अनुच्छेद था, उसका एक छोटा रूप इसी उद्देशिका में पूरा रूप को पिरो दिया गया है। इसी में सब कुछ को अपना दर्शा दिया गया है, ठीक है। इसीलिए इसको सब प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देशिका पेश की थी। देखिए, जो ये उद्देशिका हम लोग अभी पढ़े हैं ना, ये कौन पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने 13 सितंबर 1946 को एक उद्देशिका पेश की थी। इस उद्देशिका से जुड़ा हुआ जो प्रस्ताव था वह संविधान निर्माण के अंतिम चरण प्रस्तावना के रूप में संविधान में शामिल किया गया। यानी यहाँ पर देख लीजिए, जो संविधान निर्माण का अंतिम चरण था उसमें प्रस्तावना के रूप में संविधान में शामिल किया गया। इसी कारण प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रस्तावना या उद्देशिका को भारत के संविधान की आत्मा इसलिए भी कहा जाता है कि इसमें संविधान के बारे में सब कुछ बहुत संक्षेप में मौजूद है। देखिए, ये संविधान की प्रस्तावना जब भी आप लोग लिखिएगा तो ये इसमें ये लिखिएगा कि ये संविधान, जैसे प्रस्तावना संविधान की आत्मा है और क्या है, इसे उद्देशिका भी कहते हैं। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देशिका पेश की थी। इसमें पूरा संविधान का, जो संविधान का प्रस्तावना है उसमें पूरा संविधान का छोटा रूप करके उसी में पिरो दिया गया है, ठीक है। तो इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और इसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था, जिसे आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ये अब आ जाता है दूसरा हेडिंग है आपका, संविधान के निर्देशात्मक सिद्धांत। अब हम लोग देखेंगे संविधान के कुछ निर्देशात्मक सिद्धांत थे। क्या क्या सिद्धांत थे इसको हम लोग देखेंगे। चलिए तो देख लेते हैं संविधान के निर्देशात्मक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है, ठीक है। यानी जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है, ये संविधान के भाग 4 में क्या है, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। तो आइए, चूंकि अनुच्छेद के बारे में ये 36 से 51 कुछ अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये हम देख लेते हैं। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। जो ये संविधान में कुछ नीति निर्देश अपना लिया गया है, नीति निर्देश ये कहाँ से लिया गया है? यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आप लोगों को एक चीज और हम बता देना चाहते हैं कि जो हम लोगों का संविधान है इसमें अलग अलग राज्य, अलग अलग देशों से कुछ ना कुछ जो अच्छा लगा है उसको लिया गया है। तो जैसे मान लीजिए कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। यह वाद योग्य नहीं है, यानी वाद योग्य नहीं है। यानी जो भी इसका वाद विवाद अगर होगा तो ये आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मानव का मूल कर्तव्य, ठीक है, हाँ, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह वाद योग्य नहीं है, यानी इसकी चुनौती आप सुप्रीम कोर्ट या
सुप्रीम कोर्ट या ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मौलिक अधिकार को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। देखिए, जो मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार को आप कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसमें आप चुनौती कोर्ट में नहीं दे सकते हैं, किंतु नीति निर्देशक सिद्धांत की चुनौती नहीं दिया जा सकता। देखिए यहाँ पर क्लियर हो गया है, मौलिक अधिकार को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, किंतु नीति निर्देशक सिद्धांत को चुनौती नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार को उसके दायित्वों का तथा उनके उद्देश्यों का मार्गदर्शन देता है। ठीक है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो सरकार को उनके दायित्व, यानी सरकार का क्या काम है, क्या उनका दायित्व है, उनके उद्देश्यों का मार्गदर्शन देता है। इसके माध्यम से संविधान राज्य को बताता है कि उसे सामाजिक तथा आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए नैतिक दृष्टि से किन पक्षों पर बल देना चाहिए। ठीक है, संविधान सभा के सलाहकार BN राव थे। ठीक है, ये संविधान, देखिए यहाँ पर आप, ये भी एक पॉइंट है छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, आता है पेपर में, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे। तो बहुत लोग अपना लगा देंगे, क्या लगा देंगे, भीमराव अम्बेडकर लगा देंगे, कोई कुछ लगा देगा, कोई कुछ लगा देगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, इस चीज़ को आप लोग नज़र में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। संविधान सभा के सलाहकार, सलाह जो देता है, ठीक है, सलाहकार कौन थे, BN राव थे। अब कुछ अनुच्छेद जो यहाँ लिखे हैं ना 36 से 51, तो कुछ विशेष अनुच्छेद हैं, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग जान लीजिए। अनुच्छेद 36 में है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 में है यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 38 में सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना की जाएगी। अनुच्छेद 39 है संसाधनों का उचित विवरण, समान काम समान वेतन, यानी जो अनुच्छेद 39 है इसी में संसाधनों का उचित विवरण है, जिसमें कि समान काम समान वेतन का भी इसमें जिक्र है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देख लीजिए अनुच्छेद 48, इसमें पर्यावरण संरक्षण का अपना ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 51, ठीक है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला निर्देशात्मक सिद्धांत भी हमारे संविधान में दिए हुए हैं। इस सिद्धांतों के अनुसार राज्य को अपनी नीतियों को दिशा देनी चाहिए। ठीक है, निर्देशात्मक सिद्धांत भी हमारे संविधान, जो हमारा संविधान है उसमें निर्देशात्मक सिद्धांत भी दिए गए हैं। इन सिद्धांतों के अनुसार राज्य को अपनी नीतियों की दिशा देनी चाहिए। यह सिद्धांत सिफारिशों की भांति है जिन्हें कानून नहीं कहा जा सकता था। उनको किसी अदालत द्वारा लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, किंतु राज्य से आशा की जाती है कि वह अपनी नीति और कार्य के लिए कसौटी समझेंगे। देखिए यहाँ पर लिखे थे ना कि कोर्ट में आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक है, नीति सिद्धांत को आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, जिन्हें कानून नहीं कहा जा सकता, इसको कानून नहीं कहा जा सकता, किंतु राज्य से आशा किया जा सकता है। जो राज्य है उससे आशा किया जा सकता है कि वह अपनी नीति और कार्य के लिए अपना कसौटी समझे, यानी उस कार्य को अच्छा से समझेंगे। निर्देशात्मक सिद्धांत नागरिक को, ठीक है, आगे यहाँ देखिएगा, निर्देशात्मक सिद्धांत नागरिक को जीवन यापन के कार्य का अधिकार देता है। जो निर्देशात्मक सिद्धांत है वो नागरिक को जीवन यापन करने का अधिकार देता है। कैसे आदमी जिएगा उसको कोई बोल ना सके, अगर उसको आप अगर कहीं जैसे वाद विवाद होता है तो उसमें निर्देशात्मक जो सिद्धांत है उसको जीवन यापन करने के लिए अधिकार देता है। निर्देशात्मक सिद्धांत में 6 वर्ष से 14 आयु वर्ग तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ठीक है, इसमें निर्देशात्मक सिद्धांत के अंतर्गत ये भी आ रहा है। फिर देखिए आगे, निर्देशात्मक सिद्धांत शिक्षा की भूमिका पर बल देता है। ठीक है, निर्देशात्मक जो सिद्धांत है ये शिक्षा की भूमिका पर बल देता है कि शिक्षा कैसे बच्चों तक पहुंचाया जाए, क्या क्या इसमें परिवर्तन किया जाए, कैसे शिक्षा का व्यवस्था बनाया जाए, इस पर बल देता है। राज्य सरकार बिना शिक्षा के सहयोग के न तो जीवन स्तर ऊंचा उठाने में, न ही सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा में एक, न ही व्यक्तियों के कल्याण में सफल हो सकती है। इस बात को समझकर ही अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा निर्देशात्मक सिद्धांत बनाया गया है। ठीक है, यहाँ आप लोग समझिए थोड़ा सा
कि निर्देशात्मक जो सिद्धांत है वो सरकार सोच ली है कि बिना शिक्षा के अनुसार अगर हमारे राज्य में शिक्षा अगर नहीं रहेगा तो हम यहाँ की व्यवस्था या सामाजिक स्तर ऊंचा नहीं उठा सकते हैं। तो इसमें इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ कि अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का सिद्धांत बनाया गया। ठीक, नेक्स्ट तीसरा हेडिंग उसमें आता है आपका क्या, हमारा संविधान और नागरिकों के कर्तव्य। ठीक है, यहाँ पर अब क्या देखने से पता चलता है कि हमारा जो संविधान है और नागरिकों के, इस संविधान में जो नागरिक हैं उनके कर्तव्य क्या हैं। मान लीजिए संविधान तो बन गया, संविधान बन गया, लागू भी हो गया, लेकिन जो इसमें नागरिक हैं, जैसे हम लोग इस समय नागरिक हैं तो हम लोगों का कर्तव्य क्या बनता है, कर्तव्य क्या बनेगा। मान लीजिए संविधान जो बना है उसको हम अच्छे से माने, जो भी संविधान कहता है संविधान के विरुद्ध हम न जाएं, संविधान को अपना समझें। ठीक है, इस देश को अपना समझें, देश की संपत्ति को अपना समझें। ठीक है, आगे इसमें देख लेते हैं और विशेष रूप से प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है। ठीक है, तीसरा हेडिंग आप लोग दीजिएगा, हमारा संविधान और नागरिकों के कर्तव्य। इसमें प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है कि संविधान में बताई गई बातों नियमों का पालन करें, संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रीय गान का आदर करें। ठीक है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। देश की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। ठीक है, देश का रक्षा करना, जो हमारा देश है इसकी रक्षा करना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। अगर मान लीजिए कि खुदा न खास्ता या जो भी है, अगर हम अपने देश की रक्षा नहीं कर रहे हैं और देश में लड़ाई लग जाती है और विश्व युद्ध अगर हो जाता है तो फिर नुकसान हमारा भी होगा। या विश्व युद्ध नहीं होता है, कोई अदर देश आकर के कुछ अगर कर देता है, जैसे देखे होंगे आप लोग कि सीमा पर घुसपैठी अपना आकर के बम गिरा देते हैं, इसमें हमारे फौजी मारे जाते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारे देश का नुकसान होता है, हमारे देश के नौजवान साथी अपने घर को अपना त्याग ये कर देते हैं, घर से दूर हो जाते हैं। तो हमारा क्या है, हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम अपनी देश की रक्षा करें, फौज में भर्ती होकर या आदि प्रकार से देश के विकास में अपना योगदान दें। ठीक है, हमने नागरिक के मूल अधिकारों का वर्णन किया है। हमारा संविधान मूल अधिकारों के साथ साथ कुछ कर्तव्यों की ओर भी हमारा ध्यान दिलाता है। यानी हमारा जो संविधान है, मूल अधिकार जो हैं वो मूल अधिकार के साथ साथ कुछ कर्तव्य की ओर भी हमारा ध्यान दिलाता है। कोई भी राष्ट्र उस समय तक पनप नहीं सकता जब तक उसके नागरिक अपने कर्तव्य को नहीं समझे। यानी देखिए, कोई भी देश, कोई भी इंसान, घर में ही अगर देखिए ना, आपका घर है, यहाँ पर समझने का प्रयास करिए, आपका घर है ये, और बड़े लोग छोटे लोग जो भी लोग हैं वो अपना कर्तव्य सही से निर्वहन नहीं करेंगे तो क्या घर चल सकता है? घर में विकास होगा कि विनाश होगा? विनाश ही होगा। तो उसी तरीके से इस समाज में अगर हम अपने कर्तव्य का वहन नहीं करते हैं, सही से वहन नहीं करते हैं, तो हमारा देश का विनाश होगा, राष्ट्र का विनाश होगा। उस समय तक पनप नहीं सकता जब तक उसके नागरिक अपने कर्तव्यों को नहीं समझते हैं। शिक्षा नागरिक को उनके कर्तव्यों के संबंध में ज्ञान देती है तथा उसे कर्तव्य पालन करने की ओर प्रेरित करती है। देखिए, हमारा संविधान और नागरिकों का कर्तव्य में शिक्षा का क्या योगदान है। शिक्षा हमें बताती है कि आप अपने कर्तव्य का पालन करें, नहीं अगर पालन करिएगा तो क्या नुकसान होगा, क्या इसके लाभ हैं, क्या इसके हानि हैं। तो इसके बारे में संबंध में ज्ञान देती है और उसे कर्तव्य पालन करने की ओर प्रेरित करती है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42 संशोधन, देखिए संविधान के 42 जो संशोधन हुआ है 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन में 1976 में मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। ये चीज याद रखिएगा, 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया था। देखिए यहाँ पर आ गया ना, ये
ये कहाँ से, जो मौलिक कर्तव्य थे उनको कहाँ से लिया गया था? रूस से लिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? रूस से। ठीक है, आगे देखिए, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ये पेपर में आता है, यहाँ पर ये अंडरलाइन नहीं बल्कि याद कर लीजिए, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? आगे हम देखिए क्वेश्चन किए थे आप लोगों से, हम भूल गए। मौलिक कर्तव्यों की संख्या आप लोगों से बोले थे कि कमेंट करिएगा, तो चलिए अब कमेंट क्या करना है, लेकिन फिर भी अपना वीडियो कैसा लग रहा है आपको, वीडियो में क्या सुधार करना है, क्या वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आपके जीवन में कुछ इससे लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होगा या नहीं होगा, इसके बारे में आप लोग कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करिएगा, जिससे कि हमें खुद मोटिवेशन मिले और मैं ऐसा वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। ठीक है, तो आगे देखिए, अब 11 कौन से मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कौन से कर्तव्य हमें मिले हैं, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके हम लोग समझ लेते हैं। तो आइए, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, बता सकते हैं? रूस। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस देश से लिए गए हैं, रूस के संविधान से लिए गए हैं, सॉरी, रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, ये कौन सा संशोधन में, संविधान के कौन से भाग में अपना संशोधन किया गया था? 42वें भाग में संशोधन किया गया था। ठीक है, अब आइए मौलिक कर्तव्य। पहला है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, पहला कर्तव्य हमारा यही है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है, दूसरा हो गया। अब आइए तीसरा देख लेते हैं, तीसरा मौलिक अधिकार क्या है भाई? ये आप लोगों को भी मानना है, ये नहीं कि केवल पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, इसको अपने जीवन में उतारना है। पढ़ने का मतलब ही हुआ कि अपने जीवन में उतारें और दूसरे से भी उतरवाएं। तो जैसे हमने पढ़ा हुआ है, तो आज हम क्या कर रहे हैं, वीडियो बना करके ही आप लोगों को बता रहे हैं। हम खुद मान रहे हैं और आप लोगों को मानने के लिए भी हम आप लोगों को चाहेंगे कि आप लोग भी माने इस चीज़ को। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण रखें। ठीक है, अब नेक्स्ट हो गया 4 नंबर पर क्या है? देश की रक्षा करें। ठीक है, देश की रक्षा करें। 5वां नंबर क्या है? 5वां मौलिक कर्तव्य क्या है? भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व यानी भाईचारा की भावना का निर्माण करें। ठीक है, 6ठा नंबर पर क्या है? हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका निर्माण करें। ठीक है, 7वां देख लेते हैं। देखिए, ठीक है, 6ठा नंबर पर क्या है? हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका निर्माण करें। 7वां नंबर पर प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। 8वां नंबर पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। 9वां नंबर है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, यानी जो भी सार्वजनिक सामान है, ट्रेन है, बस है, पेड़ है, पौधे हैं, उसको हम क्या करें? सुरक्षित रखें। 10वां नंबर है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है? और लास्ट है ये, माता पिता या संरक्षण द्वार 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये 86वां 86 संशोधन है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। चौथा हेडिंग हो गया है आपका। ठीक है, चौथा देखिए, शिक्षा संबंधी धाराएं। देखिए, इसमें चूंकि कुछ धारा है जो शिक्षा संबंधी है, जो कि संविधान में बताया गया है। भारतीय संविधान में ऐसे महत्वपूर्ण धाराएं हैं जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा से संबंध है। ठीक है, तो जो संविधान है, हमारा जो संविधान है, उसमें कुछ शिक्षा संबंधी धाराएं हैं जो कि शिक्षा से संबंध रखते हैं। तो कौन से धारा, कौन से अनुच्छेद में
क्या संबंध रखते हैं, इसको आइए हम लोग देख लेते हैं। पहला, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार धारा 21A में हमें मिलता है। ठीक है, इसमें क्या है, शिक्षा का अधिकार धारा 21A में क्या है, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, यानी इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। दूसरा देखिए, छोटे बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा, ये क्या है, धारा 45 में है। ठीक है, धारा 45 में क्या है, छोटे बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा, प्रारंभिक अवस्था में बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा के लिए विशेष कार्य करने का प्रयास करेगा। ठीक है, नेक्स्ट धारा देख लेते हैं क्या है, तीसरा नंबर पर है धारा 51A। इसमें क्या है, अभिभावक तथा संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 आयु वर्ग के बीच की आयु वाले बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको देखिएगा, इसमें क्या है, 6 से 14 आयु वर्ग के जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। ठीक है, चौथा नंबर पर क्या है, धारा 28(2). ठीक है, 28(2) में क्या है, यदि संस्था किसी ऐसे ट्रस्ट द्वारा संचालित हो जिसके अनुसार धार्मिक शिक्षा देने की बाध्यता हो और वह राज्य द्वारा संचालित की जाती हो तो ऐसे संस्था को धारा 28(1) के प्रावधानों की अनिवार्यता से मुक्त रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर धारा 28(1) में क्या है, इसमें जो धार्मिक है, धार्मिक अगर किसी संस्था में धार्मिक पढ़ाया जाता है, विशेष धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है तो वो उससे इसको मुक्त रखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए धारा 29A, धारा 29A इसमें क्या है, इसको देखिए, धारा 29(1) में क्या है, भारत राज्य के किसी भी निवासियों को अपनी भाषा, विशेष लिपि तथा संस्कृति को बनाए रखने का आदेश होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए धारा 28(3), व्यक्ति की स्वीकृति के बिना जबरदस्ती धार्मिक शिक्षा देने पर पाबंदी लगाना। यानी इसमें क्या है, जबरदस्ती आप किसी पर धार्मिकता थोप नहीं सकते हैं। इसीलिए देखे हैं ना कि धर्म परिवर्तन को लेकर के बहुत अपना ये छिड़ा रहता है, धर्म परिवर्तन आप नहीं करा सकते, धर्म के प्रति विशेष जबरदस्ती आप किसी को पाबंदी बना करके उसको शिक्षा नहीं दे सकते कि आप मस्जिद, ये गुरुद्वारे में आ रहे हैं तो अपना ये पढ़ेंगे, विद्यालय में आ रहे हैं तो ये पढ़ेंगे, ये मदरसा में आ रहे हैं तो उर्दू पढ़ेंगे, ऐसा कोई ज़बरदस्ती आप नहीं करा सकते हैं। ठीक है, धारा 29(2) में क्या है देख लीजिए, राज्य द्वारा पोषित या राज्य की सहायता प्राप्त करने वाली किसी संस्था में किसी भी नागरिक को बिना धर्म, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। ठीक है, इसमें यह है कि राज्य द्वारा पोषित हो, विद्यालय पोषित हो या राज्य की सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी संस्था में किसी भी नागरिक को बिना धर्म, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। तो ये 8वां नंबर पर धारा 30, धारा 30, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हेडिंग है उसको हम लोग देख लेते हैं क्या चीज़ है उसमें। हाँ, धारा 9, धारा 15, इसमें क्या है, राज्य नागरिकों में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, इसमें देखे होंगे ना, जैसे ये नहीं करना है कि लड़कियों को हम नहीं पढ़ाएंगे, लड़कों को नहीं पढ़ाएंगे, या राज्य के नागरिकों में लिंग के आधार पर भेदभाव कोई नहीं किया जाएगा। अब 10वां जो 10 नंबर है हमारा धारा 343। ठीक है, इसमें क्या है, देवनागरी लिपि में हिंदी राज्य की राजभाषा है। यानी इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि धारा अनुच्छेद 343 343 में, इसको 343 याद रखिएगा, देवनागरी लिपि में हिंदी राज्य की राजभाषा है। ठीक है, जो हिंदी राज्य की जो राजभाषा देवनागरी लिपि है वो किस अनुच्छेद में है, तो 343 अनुच्छेद में है। अब देखिए 11 नंबर पर है आपका धारा
अनुच्छेद 350 ए। अनुच्छेद 350 ए में क्या लिखा गया है? मातृभाषा को प्राथमिक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व वह स्थानीय सरकार का है। ठीक है, मातृभाषा को प्राथमिक यानी 350 ए में अपना ये दिया गया अनुच्छेद में कि मातृभाषा को प्राथमिक शिक्षा के साथ जोड़ा जाए और उसको मातृभाषा का सम्मान किया जाए। अब 12 नंबर यानी धारा अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का प्रसार एवं वृद्धि करना। धारा 351 अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा का प्रसार एवं वृद्धि करने से संबंधित है। अब इस आज के टॉपिक का लास्ट ये जो हेडिंग है वो है, इसको हम लोग देख लें। 5वां हेडिंग है ये संविधान में अन्य शिक्षा संबंधी प्रावधान। यानी जो संविधान था उसमें वो शिक्षा के साथ अन्य और क्या क्या अपना ये प्रावधान संबंधी शिक्षा संबंधी प्रावधान किया गया है, सब पढ़ चुके हैं लगभग। उसी में से 2-4 या कुछ छूटा हुआ है, उसी से संबंधित है, उसको भी देख लेते हैं। संविधान की 45 यानी 45 धारा में प्रावधान किया गया है कि संविधान लागू होने से 10 वर्ष के अंदर सब बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक स्वतंत्र तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए 45 अनुच्छेद है, उसमें प्रावधान है कि 10 वर्ष के अंदर यानी जब किया गया था तो 10 वर्ष के अंदर सभी 14 वर्ष आयु के अंदर जितने बच्चे थे उनको सभी को स्वतंत्र एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कर दी जाए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं धार्मिक शिक्षा। ये धार्मिक शिक्षा किस संविधान में किया गया? संविधान के 21वीं धारा में किया गया है धार्मिक शिक्षा, यानी धार्मिक शिक्षा को इसमें अपना ये किया गया, वरीयता दी गई है। अल्पसंख्यकों की शिक्षा का अधिकार संविधान 30वीं धारा में अपना अनुच्छेद में किया गया है। पिछड़े वर्ग की शिक्षा, पिछड़े वर्ग के लिए जो शिक्षा का अपना ये पिछड़े वर्ग की शिक्षा के लिए जो अधिकार मिला है वो संविधान के 17वीं धारा में। उसके बाद नेक्स्ट डी हम देख लेते हैं भाषा शिक्षण, यानी भाषा जो शिक्षण होती है, शिक्षण किस शिक्षण के माध्यम से हम भाषा पढ़ते हैं, वो संविधान के 350 ए धारा में अपना इसको देखते हैं या ये है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में धारा 344 ए व 351 ए में 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं की भांति मान्यता दी गई है। ये यानी 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। किस किस धारा में? तो धारा 344 ए व 351 ए में 22 भाषाओं को, जो हमारे 22 भाषा हैं उनको राष्ट्रीय भाषाओं की भांति मान्यता दी गई है। तो दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।